हम लोग हैं अभी बोखरा ब्लॉक के कानूनगो से शादाब महबूब आलम साहब, वो हम लोग के बीच आए हुए हैं बाजितपुर भावर पंचायत में। तो बहुत सारा हम लोग अभी एक वीडियो डाले थे जो भावर पंचायत में आम सभा हुआ था, तो उसका वीडियो डाले थे और उस पर जो है 52,000 लोगों ने अभी तक देखा है और अभी में भी 55-56 जो भी हो गया हो, और उसमें 500 लोगों के आसपास का कमेंट था कि क्या काम कैसे करना है, नहीं करना है। तो इसी सिलसिले में मैं सर से बात किया कि सर बहुत सारा मैसेज आया है, तो सर बोले ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इस मैसेज का जवाब देंगे तो बहुत सारे लोग के पास पहुंचेगा। तो इसी क्रम में सर अभी बैठे हुए हैं। तो सर सबसे पहले ये बता दीजिए कि सर्वे क्या है, 2 लाइन में। देखिए, ये जो सर्वे चल रहा है ये भूमि का सर्वे चल रहा है। भूमि का मतलब है कि आपके पास जो भी ज़मीन है वो रिकॉर्ड जो है उसका वो पुराने लोगों के नाम पर आज भी दर्ज है। जमाबंदी देख लीजिए या खतियान देख लीजिए या केवाला आपके पूर्वजों ने करवाया हो, तो वो सारी चीज़ पुराने लोगों के नाम पर है जिनका मृत्यु हो गया है, इंतकाल हो गया है। तो वो सारी चीज़ को अपडेट करके अभी जो जीवित लोग हैं, जो जीवित किसान हैं, उनके नाम पे अपडेट करके नया खतियान और नया नक्शा बनाने की प्रक्रिया है और इस सर्वे का नाम विशेष सर्वेक्षण रखा गया। अच्छा, तो पहला सवाल है जो पब्लिक का ही सवाल है कि वंशावली जो बनवाना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। ज़मीन परदादा के नाम से है, मान लीजिए ज़मीन परदादा के नाम से है, तो स्टार्ट वंशावली का किस तरह से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? देखिए, वंशावली बनाने की जो प्रक्रिया भूमि सर्वेक्षण में है ये है कि जो पेपर में जिन लोगों का नाम है वहाँ से आप लोगों को शुरू करना है। मान लेते हैं कि आपके दादा के नाम से पेपर है, खतियान आपके दादा के नाम से है या कोई केवाला आपके दादा के नाम से है, तो आप शुरुआत दादा के नाम से कीजिएगा और दादा के जितने वंशज होंगे, जहाँ पे जीवित वंशज आके ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे उसको क्लोज कर देना है। जितने मृत रैयत होंगे, मृत वंशज होंगे, सब लोगों का नाम उस पर दर्ज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि आपके दादाजी की 4 पुत्र, तो उसमें एक आपके पिताजी होंगे, बाकी 3 आपके चाचा जी होंगे। तो चारों पुत्र का नाम लिखना है। चारों पुत्र अगर जीवित हैं तो वहीं पे छोड़ देना है। अगर उसमें से किसी की भी मृत्यु हो गई है, इंतकाल हो गया है, तो वो फिर नीचे आएगा। तो जैसे ही आपके पिताजी हैं, मान लिया कि आपके पिताजी का देहांत हो गया है, तो फिर आप जितने भाई हैं उनका नाम रहेगा। आपके चाचा जी का भी देहांत हो गया है तो चाचा जी के जितने लड़के रहेंगे उनका भी नाम रहेगा। इस तरह से जो जीवित रैयत जहाँ पे आके ख़त्म हो जा रहा है वहाँ पे वंशावली को क्लोज कर देना है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि दादाजी हो गए और उनके 4 भाई, टोटल 5 लोग हो गए। 5 लोग के नाम से साथ में सबका खतियान है, तो वंशावली जो स्टार्ट करना है 5 लोग के अब्बू से स्टार्ट करना है या फिर जो 5 लोग हैं खतियान में उसी 5 का, जो मेरे दादा हो गए और मेरे दादा के भाई 4 हो गए, तो वो जो 4 लोग हैं और एक से मैं हूँ, तो मैं अपने दादा से स्टार्ट करूँ या फिर परदादा से जाऊँ, परदादा में 5 ये दिखा करके 5 भाई का दूँ और फिर अपना नीचे लाऊँ, या फिर क्या उसके बारे में? देखिए, जब भी ज्वाइंट अकाउंट रहता है, ज्वाइंट खतियान रहता है, तो उस केस में है कि जितने लोग उस खतियान में हैं, उस खाते में जितने लोग खातेदार हैं, उन सब का एक साथ वंशावली बनेगा। जैसे आपके दादा के नाम से खतियान है और दादा के नाम के साथ साथ उनके बाकी भाइयों का भी नाम उस पर दर्ज है, तो वैसी स्थिति में आपको दादा के नाम से शुरू करना है और आपके दादा के जो भी भाई हैं उनके नाम से भी शुरू करना है और उनके जितने वंशज होंगे, जहाँ पे जीवित वंशज आके ख़त्म होते हैं वहाँ पे लाके रोक देना। अच्छा, जैसे दादाजी के भाई थे 5 भाई, मेरे अब्बू और 5 भाई, और उसमें से मैं हो गया, तो मेरे पापा जी नहीं रहे दुनिया में, तो मैं उसके नीचे उनके मतलब अपने अम्मी का नाम लिखूंगा, वहीं पे ख़त्म कर दूंगा फिर, या फिर अम्मी के नीचे हम लोग अपने भाइयों का नाम लिखेंगे? देखिए, वैसी स्थिति में जैसे आपके दादाजी और दादाजी के बाकी भाइयों के नाम पे खतियान दर्ज है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो सबसे पहले ऊपर में आपके दादाजी के जो पिताजी होंगे, जो परदादा जिनको बोलते हैं, उनका नाम दर्ज कीजिए। उनके नाम दर्ज करने के नीचे फिर आपके दादा के जितने भाई हैं जिनके नाम से खतियान दर्ज है, सबका नाम दर्ज कीजिए। उसके नीचे सभी के वंशज का नाम दर्ज कीजिए। अगर जैसे किसी वंशज का मृत्यु हो जाता है, जैसे आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो पिताजी के नाम के नीचे आपकी माताजी अगर जीवित है तो उनका नाम रहेगा और उनके नीचे फिर आपके सारे भाई और बहन का नाम रहेगा, वो नाम दर्शाना है। क्योंकि पिता की संपत्ति में वाइफ और बेटा बेटी ये तीनों का हक होता है, तो इसलिए बेटा बेटी का भी नाम देना और वाइफ का भी नाम। खतियान जो बनेगा वो खतियान में
वो जो खतियान बनेगा अम्मी के नाम से भी बनेगा, हम भाइयों बहनों के नाम से भी जी बनेगा? जी, ज्वाइंट अकाउंट बनेगा। आपकी माता जी और आपके जितने भाई बहन हैं सब लोगों के नाम से ज्वाइंट मैं अकाउंट चाहूँ कि बनेगा। माँ पे छोड़ दूँ तो नहीं छोड़ सकता? अगर सहमति सारे भाई मिल के देते हैं, हमको एफिडेविट बना के आप लोग देते हैं कि नहीं अभी जो भी जायदाद है, जो भी संपत्ति है, इसको हम अपने माता जी के नाम पे ही रखना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग ये कर सकते हैं कि आपके एफिडेविट के आधार पर वो माता जी के नाम पे ही छोड़ दें। अच्छा, चौथा सवाल ये है कि 2 भाई के नाम से ज़मीन है, ठीक है? एक का डेथ हो गया, वंशावली एक भाई की पत्नी और उनके, वो तो सवाल हो ही गया है कि मतलब अगर सेम 2 भाई क्वेश्चन है हैं कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तो तो उनकी उनकी पत्नी पत्नी और बच्चों के नाम से ज्वाइंट अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर बच्चे ये सहमति दे देते हैं, एफिडेविट दे देते हैं कि नहीं ये जो भी संपत्ति है इसको फिलहाल अभी हमको माता जी के नाम पे ही दर्ज करवानी है, तो उस एफिडेविट के आधार पे हम वो माता जी के नाम पे दर्ज कर सकते कर देंगे। वंशावली में सबका नाम देना हैं। है, वंशावली में हर हाल में सबका नाम देना। ठीक है? अगला सवाल है कि वंशावली बनाना है, अपने बहन को हिस्सा दे दिया, तो वंशावली अब उसके नाम, मतलब कि मेरी ज़मीन थी, अपने बहन को मैं हिस्सा दे दिया, अपने बहन को पहले मैं हिस्सा ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो वंशावली बनवाऊंगा तो उनका नाम लिखना ज़रूरी है? देखिए, वंशावली से ये डिसाइड होता है कि आप कितने भाई बहन हैं या आपके पूर्वज जिनके नाम पे ज़मीन थी उनके कितने जीवित वंशज हैं। तो हिस्सेदारी की बात वंशावली से नहीं आती है, उससे ये आता है कि आप कितने भाई बहन हैं या आपके कितने पूर्वज हैं, कितने वंशज हैं। तो ये चीज़ उससे क्लियर होगी। हिस्सेदारी की बात जहाँ पे आएगी तो वो शेड्यूल से होती है, और शेड्यूल के अनुसार आप लोग जैसे बंटवारा किए होंगे या तो हिस्सा दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, जो भी बात होगी वो शेड्यूल से क्लियर होगी और शेड्यूल के अनुसार ही आपका अलग अलग खतियान बनेगा। लेकिन वंशावली में आपको बहन या बेटी जो भी है उन लोगों का नाम दर्ज करना है। अच्छा, ये जो हिस्सा लगेगा बहन भाइयों में किस टाइप से हिस्सा लगेगा, मुस्लिम में, हिंदू में? देखिए, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों का अलग अलग लॉ होता है, तो ये डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बंटवारा किस अनुसार किए। आप लोग जिस तरह से मुझे शेड्यूल बना के दीजिएगा उस अनुसार हम उसका अलग अलग खाता खोल देंगे, और अगर शेड्यूल नहीं बनता है, नहीं मिलता है, तो फिर वो ज्वाइंट अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, मतलब ये कि मैं जैसे भी किसी को कम दिया, ज़्यादा दिया, सबकी सहमति है, आप बना देंगे? हाँ, अगर सभी की सहमति है, उस पे सभी का हस्ताक्षर है, गवाह का साइन है, तो फिर हम उसके आधार पे खतियान बनाएंगे। मान लीजिए कोई बहन का नाम नहीं लिखता है, छोड़ देता है, तो क्या होगा? बहन का नाम अगर नहीं लिखता है वंशावली में, तो ये सर्वे की प्रक्रिया में ये भी चीज़ है कि जो आप वंशावली प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे पास, उसका सत्यापन अपने स्तर से हम लोग विभागीय स्तर से सत्यापन करवाते हैं। उसके लिए आप ही के गांव में आम सभा लगाया जाएगा, और आम सभा में लगाने के बाद आपके द्वारा जो वंशावली प्रस्तुत किया गया है उस वंशावली को पढ़ के सुनाया जाएगा। तो आपके गाँव के समाज के जो भी लोग होंगे वो उसको सत्यापित करेंगे कि हाँ इसमें किसी का नाम छूटा है या नहीं छूटा है। अगर वो लोग बोल देते हैं कि इसमें इनका नाम छूटा हुआ है, तो वो वहीं पे दर्ज होकर उसका अनुमोदन करवाया जाएगा, और अगर वो सही पाया जाता है तो वो यथावत अनुमोदन करके फाइनल कर दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग अभी गुरहौल शरीफ में हैं, आप अभी गुरहौल शरीफ में बैठे हुए, मेरा घर भी गुरहौल शरीफ में है। यहाँ अधिकतर लोग बाहर रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का कॉल आया है कि भाई मैं तो सऊदी हूँ, दुबई हूँ, कहीं मतलब आउट ऑफ इंडिया हूँ, मैं तो अभी आ नहीं सकता, 2 दिन 4 दिन, अभी टाइम भी कम मिला 30 सितंबर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 30 सितंबर वो आगे जाएगा क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि फॉर्म जमा करने का जो समय सीमा होता है ये विभाग की तरफ से ही पहले से फाइनल होता है। जैसा कि आप लोग हर दिन पेपर में भी देखते होंगे, वो टाइमलाइन पेपर में भी निकाला गया है कि जिस दिन घोषणा हो जाता है, घोषणा के दिन के बाद से 45 दिन का समय आप लोगों को दिया जाता है फॉर्म जमा करने के लिए। तो वैसे लोग, बहुत सारे लोगों का मेरे पास भी कॉल आता है कि सर मैं अभी इंडिया से बाहर हूँ या आपके ज़िला से बाहर हूँ, तो आने में समय लग सकता है, छुट्टी का प्रॉब्लम होता है। तो सरकार के द्वारा ये प्रोविज़न दिया गया हम लोगों को कि वो दुनिया के किसी कोने से भी बैठ के अपने ज़मीन का सारा जो ब्यौरा हमको उपलब्ध करवाना है वो ऑनलाइन तरीके से भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी प्रक्रिया है, विभाग के साइट पे जाइए, वहाँ पर ऑप्शन है कि आप पर्पस 2 और 3 जो समर्पित कर रहे हैं वो ऑफलाइन के साथ साथ, जैसे ऑफलाइन फॉर्म भर के आप जमा कर रहे हैं वैसे ऑनलाइन भी भर के आप जमा कर सकते हैं। तो वैसे लोग जो यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, छुट्टी का इशू है या अभी नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो वैसे सारे लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से भी जाकर वो पर्पस 2 और पर्पस 3 भर सकते हैं। अच्छा, तो वो कैसे भरना है वो हम लोग के चैनल पे वीडियो आ जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, अलग से मैं बता दूंगा। लेकिन ये है कि जैसे ऑनलाइन भर दिए तो ऑफलाइन देने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऑनलाइन अगर जैसे ही आप वहाँ पे करेंगे वो ऑटोमेटिक मेरे लॉगिन में आ जाता है, वहाँ से हम उसका काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ऑफलाइन अलग से देने की ज़रूरत नहीं। नहीं।
लेकिन जब ज़मीनी सत्यापन होगा, खानापुरी की प्रक्रिया का काम चलेगा, तो उस समय आपको ओरिजिनल लाके दिखाना पड़ेगा, जिसमें अभी 2 से 3 महीने का समय है। तो इस बीच में आप लोग अपना पेपर व्यवस्थित करके जब खानापुरी का समय आएगा उस समय कम से कम उपस्थित होना पड़ेगा। आपके घर में कोई भी एक भी आदमी है जिनके पास पेपर होगा तो उनको आप पेपर दे के अपना काम करवा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से उपस्थित हों। कोई दूसरा भी आपका भाई हो, बहन हो या आपके पिताजी हो, कोई भी आपके जानने वाले हैं जिनके पास आप पेपर दे के काम करवाना चाहते हैं तो उनको पेपर दे के काम करवा सकते हैं। फिलहाल अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन आवेदन भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अगर 4 भाई हैं हम लोग, अब पापा का डेथ हो गया, पापा नहीं रहे, तो 4 भाई का जॉइंट अकाउंट खुलेगा तो एक भाई अगर प्रेजेंट हो जाएंगे खानापुरी के समय में तो हो जाएगा? जी जी, अगर ज्वाइंट अकाउंट आपको खुलवाना है तो ज्वाइंट अकाउंट में ये कोई ऑप्शन है कि कोई एक भी उपस्थित होगा और पेपर जमा कर देगा तो उसके आधार पे सभी के नाम से ज्वाइंट खाता खुल जाएगा। लेकिन अलग अलग करवाने के लिए सभी की उपस्थिति अनिवार्य है और सभी का हस्ताक्षर अनिवार्य है। जब तक शेड्यूल पे आप लोग खुद उपस्थित होकर साइन नहीं करेंगे, सहमति नहीं बनाएंगे, तब तक अलग अलग दर्ज नहीं होगा। मतलब कहने का ये है कि शेड्यूल बना के हम लोग अपने भाइयों का अलग अलग खाता खुलवाना है तो चारों भाई को यहाँ आना पड़ेगा और शेड्यूल बनाना होगा। जी, अगर हम लोग चारों भाई साथ में ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो फिर जो है किसी मैं चला जाऊंगा, काम हो जाएगा। कोई भी एक आदमी आ जाएगा पेपर लेकर तो उनके आधार पर अच्छा काम हो ठीक जाएगा। है, जो क्वेश्चन में हम लोग थे कि भाई जो क्या हुआ कि वो जो एक बाहर जो था भाई, वो भाई मान लिए बंसावली में भी उसका नाम छोड़ दिया। जैसे हम मान लिए 4 भाई, एक भाई मेरे बाहर है, 3 भाई के नाम से बंसावली बनवा करके मैं यहाँ का काम सारा कर लिया। बाद में खतियान भी बन गया, वो तो इमरजेंसी में आ नहीं पाए। खतियान बनने के बाद नोटिस 2-3 बार नोटिस आएगा जैसा आप बताए थे, तो नोटिस कैसे आएगा ये भी बता दीजिएगा। और उस बीच में वो अगर आते हैं और नया बंसावली बनवाते हैं कि भाई ये जो बंसावली लिखा है वो गलत है और लोग वो बना लिए, अब खतियान का कुछ काम हो भी गया हुआ है, तो उस समय वो दावा कर सकते हैं कि ये खतियान गलत है, मेरे नाम से भी होना चाहिए? देखिए, वंशावली में अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए मैंने अभी बताया कि मेरे पास भी प्रोविज़न है विभागीय स्तर पे कि आपके ही गांव में आम सभा लगाकर हम उसको अनुमोदन करवाते हैं, सत्यापित करवाते हैं कि वो बिल्कुल सही है या नहीं। तो जैसे ही अगर किसी भाई का नाम आप छोड़ देते हैं, आपके गांव में हम आके वो पढ़ के सुनाएंगे तो आप ही के समाज के बीच के कुछ लोग जो जानते हैं वो सारी बात बता देंगे, तो वहीं पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि वैसा भी कंडीशन नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग सत्यापित नहीं करवा पाए, 4 भाई आप थे और उसमें सिर्फ 3 भाई का नाम ही सत्यापित हो पाया, एक भाई का नाम दर्ज नहीं हो पाया, तो उसके लिए प्रोविज़न ये है कि जिस दिन आपके गांव में हम खानापुरी पर्चा का वितरण करेंगे, वो खानापुरी पर्चा वितरण होने के उपरांत ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहता है। तो ऑफलाइन तो आप लोगों के बीच में हम वितरण करेंगे, ऑनलाइन आप लोग कहीं से भी उसको बैठ के देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो जहाँ हैं आप वहीं पर बैठ के उसको ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि जो खानापुरी पर्चा निर्गत हुआ है आपके प्लॉट का वो बिल्कुल सही हुआ है या नहीं। और अगर उसमें किसी भाई का नाम छूट जाता है, किसी का रह जाता है, तो फिर आपको 3 बार चांस दिया जाएगा सुधार करवाने का। जो पहली प्रक्रिया सुधार करने की होती है वो खानापुरी पर्चा के वितरण के दिन से 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन के भीतर आप उस पर दावा आपत्ति कर दें। दावा आपत्ति करने का भी 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप ऑफलाइन फॉर्म भर के मेरे कार्यालय में जमा कर दें। दूसरा, अगर आप उस समय भी उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दावा आपत्ति भी ऑनलाइन आवेदन करने का है, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप अपना सारा दस्तावेज, जो भी आपका संबंधित दस्तावेज है, वो सारा दस्तावेज अपलोड कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा। और अगर सही पाया जाता है वो जांच में तो बिल्कुल उस खतियान में सुधार होकर आपका नाम दर्ज हो जाएगा। अच्छा, ये जो 15 दिन और 90 दिन का जो टाइम मिलेगा, ये पब्लिक को कैसे मालूम होगा कि आज से टाइम स्टार्ट हो गया, खानापुरी से स्टार्ट होगा? खानापुरी का लास्ट डेट पूरे ब्लॉक का एक ही होगा? नहीं, ये गांव वाइज होता है। अच्छा। और हर गांव के लिए अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है। सर्वे की जो भी प्रक्रिया होगी, हर प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपके गांव में एक आम सभा का आयोजन किया जाता है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि सर्वे का काम जैसे ही शुरू हुआ तो आपके पंचायत में, आपके गांव में हमने आम सभा लगाई और आम सभा लगाकर चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार किया और फिर आम सभा में सारी बात बताई गई। वैसे ही इस सर्वे में जितनी प्रक्रिया रैयतों से संबंधित शुरू होगी, वो हर प्रक्रिया से पहले एक आम सभा का आयोजन किया जाएगा और उस आम सभा में आपको सारी बातें डिटेल में क्लियर करके बताई जाएगी कि फलाना काम शुरू होने जा रहा है, आप लोग इसमें आप लोगों का क्या दायित्व है, क्या क्या काम करवा सकते हैं। जैसे अभी पहला आम सभा हुआ है, इसके बाद दूसरा आम सभा होगा
जब किस्तवार की प्रक्रिया चलेगी, जिसको ज़मीनी सत्यापन बोलते हैं, आपके प्लॉट का सत्यापन का जब काम चलेगा तो फिर से हम आपके गांव में आम सभा लगाएंगे। उसके बाद खानापुरी की प्रक्रिया चलती है, जिसमें खतियान बनने का प्रक्रम चलता है। तो वैसे ही वो प्रक्रिया जब भी शुरू होगी तो उससे पहले भी एक आम सभा आपके गांव में आयोजन किया जाएगा। उसी तरह जिस दिन हम लोग आपके गांव में खतियान का वितरण करेंगे, खतियान के पर्चा का वितरण करेंगे, उस दिन भी आपके गांव में आम सभा लगाकर ही वितरण किया जाएगा। और उसी दिन आपको बताया जाएगा कि आज से 15 दिन का समय आप लोगों को दिया जाता है कि अगर इस पर्चा में कोई गलती कमी रह गई है तो इसका सुधार आप लोग करवा सकते हैं। तो वैसे ही हर प्रक्रिया से पहले आम सूचना देने के लिए आम सभा का आयोजन किया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को उस प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से समझाने के लिए। तो वो सूचना आपको आम सभा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और वो सूचना के बारे में आप लोग अपडेट लेना चाहते हैं तो इसको फॉलो करके रखिए। जो भी आम सभा वगैरह होगा उसका वीडियो इंशाल्लाह इस पर आपको मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। और जो लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको भी फॉलो करवा दीजिए कि सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। अगला सवाल ये है कि मेरे दादाजी के नाम से खतियान है, फूफी सारी दुनिया में नहीं रही और उनके आल औलाद लोग हैं, और फूफी जो है पहले उनका कहना था कि मैं हिस्सा नहीं लूँगी, लेकिन अब तो वो रही नहीं और उसका लिखा हुआ भी कुछ नहीं है। तो इस प्रक्रिया में एनओसी लेना पड़ेगा, तो फूफी लोग तो रही नहीं, तो एनओसी किससे लेना है? एनओसी उनके बाल बच्चों से आप ले लीजिए, ताकि भविष्य में वो कभी दावा नहीं कर पाए। जैसे अभी आप लोगों का जो बंटवारा है वो शांतिपूर्ण बंटवारा है, शांतिपूर्ण दखल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फूफी ने हिस्सा नहीं लिया। तो हो सकता है भविष्य में कभी उनके औलाद जो भी हैं उनके द्वारा दावा किया जा सकता है। तो अगर वो दावा करते हैं तो फिर आपको हिस्सा उसमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर बंटवारा के हिसाब से शेड्यूल के अनुसार अगर आप उसमें हिस्सा नहीं लिए हैं वो लोग, तो फिर उनसे एनओसी आप लोग ले लीजिए, उनके जो भी औलाद हैं उनसे एक एनओसी बनवा के रख लीजिए, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे 3 फूफी हैं तो किसी के पास 2 लड़का 1 लड़की, 1 लड़का 1 लड़की, तो किसी एक से ले लेना है तीनों से या फिर सबसे लेना होगा? हर फूफी के जो भी बेटा बेटी हैं उनसे सामलात तौर पे भी एक एफिडेविट बनता है, वो सामलात तौर पे भी एफिडेविट बनवा के आप दर्ज करवा सकते हैं। ये एफिडेविट जो बनेगा नोटरी वाला चलेगा? नहीं, एसडीओ कोर्ट से। अच्छा, मजिस्ट्रेट वाला बनाना जी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही हमेशा एफिडेविट मान्य होता है ज़मीनी सर्वे में। अगला सवाल है कि 1960 में सर्वे का जो खतियान बना था वो रकबा, 1960 में जो खतियान बना उसमें रकबा सही है, नक्शा छोटा कर दिया गया। उससे पहले वाले नक्शा में जाते हैं, जो CS वाला जो सर्वे हुआ था उस वाले नक्शा में रकबा सही है, और नए वाले खतियान में रकबा सही है लेकिन नक्शा में रकबा कम हो गया है। देखिए, अभी वाला जो भी सर्वे होगा स्पेशल सर्वे, इसका बेसिक जो है वो रिविजनल सर्वे है, यानी कि 60 वाला सर्वे है। तो 60 वाले सर्वे में जो भी खतियान है या नक्शा है, अभी वाला सर्वे उसी के आधार पे होगा। अगर उससे पूर्व में कुछ आपकी गलती हुई है, 1960 वाले सर्वे में गलती हुई है, तो उसके लिए आपको कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा, तभी उसमें सुधार संभव है। नहीं तो हम लोग अभी 60 वाले सर्वे को ही मान के चलेंगे, उसमें जो रहेगा वही आपको मिलेगा। 1960 में से पहले मेरी ज़मीन थी लेकिन उस टाइम सरकारी हो गया तो सरकारी हो गया। अगर सरकारी हो गई है 60 में तो 100% वो अभी भी सरकारी रहेगी। उसके लिए टाइटल का केस लड़ना पड़ेगा आपको। टाइटल का अगर केस डिसाइड हो जाता है, अगर आपके नाम पे खतियान सुधार का आदेश आ जाता है कोर्ट का, तो फिर आपके नाम पर वो दर्ज होगा, नहीं तो वो सरकारी ही रहेगा। आपस में बंटवारा कर चुके हैं, फिर भी वंशावली बनवा करके बंटवारा शेड्यूल देना पड़ेगा? जी, वंशावली प्रमाण है कि आप कितने भाई बहन हैं इस चीज़ का, और शेड्यूल प्रमाण है कि किसके हिस्से में क्या क्या, कौन कौन सी ज़मीन कितना रकबा प्राप्त हुआ है। तो वंशावली भी ज़रूरी है और शेड्यूल भी ज़रूरी है। अच्छा, अब वंशावली में नाम हटा दिया तो वो तो प्रक्रिया बता ही चुके हैं, उसके तो जांच हो जाएगी। बंटवारा हो चुका, जमाबंदी भी अपने अपने नाम से बन गया, ज़मीन पापा के नाम से है, वंशावली बनाना है और बंटवारा पेपर फिर देना है, मतलब कि बंटवारा कर चुके और उसमें हम लोग उसी टाइम में अलग अलग कर चुके हैं। अगर सबका अपना अपना जमाबंदी है। अगर जमाबंदी में आप लोग अलग अलग करवाए होंगे तो जमाबंदी में भी शेड्यूल बंटवारा देना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर शेड्यूल बना के आप लोग प्रस्तुत किए हैं तो उसी की कॉपी यहाँ पे उपस्थित कर दीजिएगा, उपलब्ध करवा दीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में जमाबंदी का जाके नकल निकाल सकते हैं, तो उस नकल में आपका जो शेड्यूल बना होगा वो भी रहता है, तो वो चीज़ ला के आप प्रस्तुत कर दिए, उसके अनुसार अभी का काम हो जाएगा, नया सर्वे में अलग अलग हो जाएगा। मतलब ये कि पुराना वाला शेड्यूल जो बना है वो देना पड़ेगा? जी, जो पूर्व का शेड्यूल है वो आपको प्रस्तुत करना। वो नहीं मिलता है तो सहमति फिर बना लीजिए, सब लोग वर्तमान में बंटवारा कर लीजिए, जैसा भी आप लोग करें। अच्छा, एक खतियान है जिसमें मेरे दादाजी का नाम है और गांव के किन्हीं 1-2 और किसी
अलग अलग फैमिली का नाम है, फरीक का। कुछ और फरीक का नाम है, उस केस में वंशावली कैसे बनेगा? उस केस में भी सेम, आप अपना वंशावली बनाइएगा, एक ही पेज रहेगा लेकिन उसमें 3 वंशावली बनेगा। एक जो आपके दादाजी का नाम होगा, उनके नीचे जो भी वंशज होंगे उनका नाम होगा, और फिर उसके अलग में ऐसा कंडीशन बहुत कम देखने को मिलता है कि खानदान से बाहर वाले का नाम जॉइंट अकाउंट में हो। लेकिन कहीं भी कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे पूर्व के ज़माने में दोस्ती यारी ज़्यादा रहती होगी तो जॉइंट अकाउंट बन गया, तो वैसी स्थिति में आपको एक ही पेज पे तीनों वंशावली बनाना है और तीनों को अलग अलग वंशावली बना के प्रस्तुत करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये कि तीनों का नाम लिखा जाएगा, तीनों का अलग अलग से बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? तीनों का नाम देकर वंशावली के लिए कोई लिमिट नहीं कि कितना बड़ा पेज आपको चाहिए, A4 साइज पे भी बना सकते हैं, A2 पे भी बना सकते हैं, जितना बड़ा आपको ज़रूरत पड़ता है पेपर, उतना बड़ा पेपर इस्तेमाल कर लीजिए। जो सरकारी जमीन का कोई बंदोबस्ती करवाया हुआ है तो अभी आसानी से खाता उसके नाम का बन जाएगा? बंदोबस्ती पर्चा अगर उसके पास प्राप्त है, जमाबंदी उसके नाम से दर्ज है, चल रही है, तो फिर उसके आधार पर खतियान बनने का बंदोबस्ती पर्चा है लेकिन बंदोबस्ती पर्चा है लेकिन ये नहीं बना हुआ जमाबंदी। बंदोबस्ती पर्चा देने के उपरांत तुरंत उसकी जमाबंदी कायम हो जाती है। ये सरकार का प्रोविज़न है कि कोई सरकारी ज़मीन को बंदोबस्ती करता है तो उसका हाथों हाथ उसकी जमाबंदी कायम होती है, तो वो 100% जमाबंदी कायम हुई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो फिर उसको हम लोग जांच करेंगे क्या है क्या नहीं है। इसलिए कि बंदोबस्ती पर्चा में आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के पास जाली बंदोबस्ती पर्चा रहता है। अच्छा, इसलिए कि बंदोबस्ती पर्चा देने का जो पावर है उसमें 3 लोगों का साइन रहता है, CO, SDO और DM। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास बंदोबस्ती पर्चा लेके आते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ CO का साइन है या सिर्फ CI का साइन है। अच्छा, तो ऐसे अब बंदोबस्ती पर्चा संदेहास्पद स्थिति बनती है, संशय की स्थिति बनती है उस पर कि वो जाली हो सकता है, तो उसकी हम लोग अपने स्तर से जांच करवाते हैं अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा। अगर वो जांच में सही पाया जाएगा तो फिर उनके नाम से दर्ज होगा खतियान, अन्यथा की स्थिति में वो बिहार सरकार ही दर्ज होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, सिर्फ घर बनाए हुए, कोई 10 धुर में 15 धुर में, वो भी जमीन 1960 के पहले उनकी खास थी लेकिन अभी सरकारी है, तो वो भूमिहीन लोग का क्या होगा? वैसे भूमिहीन किसान जो सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं, रह रहे हों, घर बना के रहते हों, तो उनके लिए एक ऑप्शन है, एक प्रावधान है कि वो अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन देकर उस पर बंदोबस्ती पर्चा निर्गत करवा लें। वर्तमान में अगर बंदोबस्ती पर्चा नहीं रहेगा, उनका सिर्फ दखल कब्जा रहेगा, तो वो ज़मीन बिहार सरकार के नाम से ही दर्ज होगी। सरकार को जिस दिन ज़रूरत होगी आपको वहाँ से हटा सकता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप बंदोबस्ती पर्चा बनवा लीजिए और बंदोबस्ती पर्चा बनवा के फिर सर्वे में अपने नाम पे दर्ज करवा सकते हैं। मतलब ये कि भूमिहीन लोग को भी बंदोबस्ती पर्चा चाहिए? अगर सरकारी ज़मीन पर बैसे हुए हैं तो बंदोबस्ती पर्चा हर हाल में चाहिए, बिना उसके आपके नाम पे खतियान नहीं बन सकता है, वो बिहार सरकार के नाम पे ही बनेगा। तो वो आप लोग नहीं कर सकते? नहीं, बंदोबस्ती पर्चा निर्गत करने का पावर जो होता है वो अंचलाधिकारी महोदय को होता है। अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा ही अनुमोदन होगा, और अनुमोदन होने के उपरांत उस पर SDO और DM सर का साइन होता है, तब जाके वो निर्गत होता है। अच्छा, दादा के नाम से खतियान था और मेरे पापा दादा से लिखवा लिए, और एक भाई जो है उनका अपना बचा हुआ है, तो मेरे पापा जो लिखवा लिए हुए हैं वो मेरा अपना हो जाएगा, बाकी बचा में से आधा आधा मिलेगा? ऐसी स्थिति में फिर आपसे सहमति मांगी जाएगी कि जो हिस्सेदारी है उसमें सहमति किस आधार पर बनती है, कैसे बंटवारा हुआ है, कौन सी कानून ज़मीन। क्या है? कानून तो है कि जो केवाला है वो केवाला के आधार पे काम होगा, और जो बची हुई ज़मीन है वो खतियानी आधार रैयत के है। आधार पे होगा जी। अच्छा, ये जो एज पर मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, तो वो जो हिस्सा देना उसके बारे में बता दें कि अच्छा वो तो हो गया हुआ है वो डिसाइड आप लोगों के ऊपर करता है कि कितना हिस्सा कोई देते लॉ हैं। जो भी लॉ है, हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह बंटवारा किए हो। लॉ के अनुसार अगर बंटवारा कीजिएगा तो सिंपल सा है, मुस्लिम लॉ में है कि 2 हिस्सा भाई का होता है, 1 हिस्सा बहन का होता है। जैसे आप एक भाई और एक बहन है तो वो 3 हिस्सा ज़मीन लगेगी, और 3 हिस्से में 2 हिस्सा भाई को आएगा और 1 हिस्सा बहन को जाएगा, इस तरह से होता है। और हिंदू लॉ में ये है कि समान अनुपात में बंटवारा होता है, जितने भाई बहन रहेंगे उसके हिसाब से समान अनुपात में बंटवारा किया जाएगा। जैसे एक भाई और एक बहन है तो 50-50% उसमें बंटवारा होता है। तो वो सहमति के बेस पे है कि आप लोगों की सहमति किस आधार पे बनती है, किस हिसाब से बंटवारा नामा आप लोग बनाते हैं। जिस हिसाब से आप लोग बंटवारा नामा बनाकर हमको दीजिएगा उस हिसाब से अभी वर्तमान में खतियान दर्ज होगा। मीन्स जो भी शेड्यूल हम लोग बनाएंगे सहमति सबका रहेगा, वो खतियान बन जाएगा। जी ठीक है। चाचा जमीन ज़्यादा बेच दिए, उस केस में क्या होगा? दादा के नाम से खतियान था, वो जमाबंदी कायम था दादा के नाम से, चाचा अपने हिस्सा से ज़्यादा ज़मीन बेच चुके हैं,
तो मुझे मिलेगा बचा फिर हुआ? शेड्यूल आप बनाइए, बाकी ज़मीन जो बची हुई है हाँ। उस बची हुई ज़मीन में जो हिस्सा उन्होंने बेचा है उसके बराबर आप उसमें शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल बना के सहमति बनाकर साइन करवा कर हमको दीजिएगा, तो उसके अनुसार हम दर्ज कर जैसे 2 बीघा जमीन था, 25-26 कट्ठा बेच दिए, 15 बचा तो 15 ही हम ले सकते हैं? जो बचा हुआ है अभी वर्तमान में तो हम आपको वही देंगे, अच्छा। इसलिए कि केवालाधारी जो रैयत होंगे वो केवाला के आधार पर दावा करेंगे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, जब तक उस पर कोई सक्षम आदेश नहीं आ जाता, कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता है कैंसिलेशन करने का केवाला को, तब तक हम लोग उसको मान्य नहीं कर सकते हैं। तो जो बची हुई ज़मीन है वो बंटवारा होगा आप लोगों के बीच में। मतलब ये कि सर्वे में अभी जो आप लोग करेंगे, अगर केवाला है उसके हिसाब से उसको दे देंगे, अब बाकी आप लोग का आपसी क्या विवाद है, बंटवारा गलत हुआ उसके लिए कोर्ट जाना होगा? जी जी, अगर बिना बंटवारा किए हुए केवाला हो गया है तो केवालाधारी के नाम से उतने ज़मीन का हिस्सा बनेगा और उनको मिलेगा, बची हुई जो भी ज़मीन होगी वो आपसी बंटवारा आप लोगों का। बहुत सारे लोग का ये है कि 4 भाई थे, पापा के नाम से ज़मीन था, 4 भाई थे, एक ही भाई से बहुत सारा ज़मीन लिखवा लिए हुए हैं, तो केवालाधारी को टेंशन नहीं लेना, उसको एक ही भाई लिख दिया, मिल जाएगा उसको। अगर बिल्कुल अगर उनको एक भाई भी लिखा हुआ है और उसका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है केवालाधारी का तो उसको मिलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, एसडीएम मुकदमा वाला ज़मीन है, उसका क्या होगा? 144, 145 सब लगा हुआ है। मुकदमा की स्थिति जैसी है वो स्थिति हमको आप बताइएगा, केस कॉपी जो है वो केस कॉपी उपलब्ध करवाइएगा, प्रमाण के आधार पर उसका क्या डिसीजन निकलता है, पेपर के आधार पर क्या डिसीजन निकलता है, उस डिसीजन के अनुसार अभी नया सर्वे होगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वो केस नंबर दर्ज होगा, केस की स्थिति दर्ज होगी कि अगर केस का डिसीजन कुछ आता है आपके खिलाफ में या आपके सपोर्ट में तो उसके अनुसार वो खतियान बदलने का पावर रहेगा। 144-45 लगा हो उससे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है, मतलब जो एक प्रमाण है प्रमाण के आधार पर अभी नया खतियान बनेगा। दोनों का प्रमाण देखा जाएगा, जिसका आपके हिसाब से जिसको मिलेगा उसके नाम से कर देंगे, केस नंबर तक डाल देंगे, केस नंबर उस पर दर्ज कर दिया जाएगा। वंशावली में बहन का नाम नहीं लिखा तो वो तो हो गया, पेपर मेरे पास है और कब्जा कोई और किए हुआ है। जमीन जो ऑनरशिप डिसाइड होता है वो पेपर के आधार पर डिसाइड होता है, कब्जा तो कोई और अगर किया आपका हुआ है। पेपर है आपके नाम का या आपके पूर्वजों के नाम का कोई पेपर है जमीन का तो फिर उसका खतियान आप लोगों के नाम पर दर्ज होगा। अच्छा, और 20 साल पहले बंदोबस्ती पेपर बना था, उस टाइम में बड़े भाई के नाम से बना दिया गया, 4 भाई उनके नाबालिग थे, छोटे छोटे थे, पापा थे नहीं तो भाई के नाम पे बन गया। अब वो बड़े भाई बोल रहे हैं कि ये पूरा बंदोबस्ती सरकारी था, तो बंदोबस्ती था वो मेरा है, आप लोग को 4 भाई को वो निकाल रहे हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। देखिए ऐसी स्थिति में जिसमें बड़े भाई के नाम पे ज़मीन हो और वो ज़मीन अगर वो देना चाहते हैं छोटे भाइयों को, अपनी सहमति से देना चाहते हैं, तब तो शेड्यूल बंटवारा करके आप लोग प्रस्तुत कर दिएगा, उसके आधार पर नया खतियान बन जाएगा। लेकिन अगर उनकी सहमति नहीं बनती है और वो ज़मीन सिर्फ उन्हीं के नाम से पर्सनल है तो फिर आप लोग कोर्ट का शरण ले सकते हैं। वो ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो संपत्ति थी वो संयुक्त संपत्ति थी। अगर ये साबित करने में आप लोग कामयाब रहते हैं तो कोर्ट का डिसीजन आप लोगों के फेवर में आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में वो ज़मीन जिनके नाम से पेपर रहेगा उन्हीं के नाम पे अभी नया खतियान दर्ज होगा। पापा के नाम से ज़मीन था, वो दुनिया में नहीं रहे, तो खतियान अम्मी के नाम से बनेगा और बच्चों के नाम साथ में बनेगा। सेम चीज़ मैंने बताया कि पिता की संपत्ति में पत्नी और बच्चों दोनों का हक होता है, तो पत्नी और बच्चों दोनों के नाम से अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर उसमें कोई सहमति दे देते हैं, जैसे बच्चे सहमति दे देते हैं कि अभी ये संपत्ति हम लोग माता के नाम पे ही रखना चाहते हैं, तो आपके सहमति पेपर के आधार पर वो आपके माताजी के नाम पे ही दर्ज किया जा सकता है। वंशावली बनेगा तो उसमें पत्नी और बच्चों का नाम देना, का नाम दर्ज होगा, उससे प्रूफ। अच्छा, मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया कोई और डुप्लीकेट पेपर भी बनवा लिया, लेकिन ओरिजिनल पेपर सही पेपर मेरे पास उस डुप्लीकेट पेपर से पहले का है और मेरे नाम से जमाबंदी भी है, उसके नाम से जमाबंदी भी है, ऑनलाइन पे शो कर रहा है। ओरिजिनल जाते हैं तो पंजी थोड़ा कटा फटा है, एडिट फेडिट किया हुआ है, उस केस में क्या देखिए होगा? आप अपना पेपर प्रस्तुत कीजिए, आपके पेपर की भी जांच होगी और सामने वाला जिनके बता रहे हैं कि डुप्लीकेट पेपर बना लिया है उनके पेपर का भी जांच किया जाएगा। पेपर जांच में जो सही पेपर पाया जाएगा उसके अनुसार अभी नया खतियान दर्ज होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले किए थे कि एक 2 भाई के नाम से ज़मीन है, एक भाई अपना हिस्सा बेच लिए, अब दूसरे भाई का जो ज़मीन बचा हुआ है तो उसमें वो सहमति देने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ ये सही है, तो क्या करेंगे? हिस्सा अगर बेचे होंगे तो बंटवारा करके ही बेचे होंगे हर हाल में, अच्छा, बिना बंटवारा के तो बिकता नहीं। आधा तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वैसी स्थिति में आप लोग सामाजिक स्तर पर बैठ कर उसको सुलझाइए और सुलझाने के उपरांत फिर उसका
दावापत्ती में आइए, वहाँ पे हम लोग उसका जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद फिर उसको चेक करेंगे। मेरे पास ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, मेरे पास ज़मीन का कोई पेपर नहीं है, पंचनामा है। वो ज़मीन किसी ने दान में दिया था। पहले ज़मींदार लोग होते थे, वो अपने नौकर को जो उसके पास काम करते थे उसको दान में देते थे। तो वो जो है रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, तो उस पर क्या होगा? उसका तो पेपर है नहीं और पंचनामा है सिर्फ। देखिए, जमींदारी उन्मूलन का जो वाक़या है, ये है सरकार की तरफ से रूल कि अगर किसी के पास पट्टा है, कोई ज़मींदार के द्वारा दिया गया पट्टा है, तो वो अगर 1 जनवरी 1946 के पूर्व का निर्गत किया हुआ है, तो वो पट्टा मान्य है। अच्छा। और जैसा कि आपके ज़िला में 46 के बाद भी एक सर्वे हो चुका है, जिसको रिविजनल सर्वे बोलते हैं, जो 60 के दशक में हुआ है। जी। तो पट्टा का जो भी ज़मीन था, वो सारी ज़मीन का नया खतियान बन चुका है। तो अब पट्टा का कोई वैल्यू रहा नहीं। खतियानी रैयत जिनके नाम पे खतियान बना हुआ होगा, अभी वर्तमान में उसके अनुसार काम होगा। मतलब वो नहीं मिल पाएगा। ये पट्टा वाली स्थिति वैसे जगहों के लिए है जहाँ पर रिविजन सर्वे नहीं हुआ। अच्छा। वैसे जिला में जहाँ पे रिविजन सर्वे नहीं हुआ है और उनके पास पट्टा है, 46 के पहले का पट्टा है, 1 जनवरी 1946 के पहले का अगर पट्टा है, तो उस पट्टा के आधार पर उनका नाम दर्ज किया जाएगा इस खतियान में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आया है कि पंचनामा नहीं है, नहीं बस नॉर्मल एक पेपर पे दिए कि ये ज़मीन तुम ले लो, तुम लोग रहो, छोटा ऐसा पेपर बना हुआ है, हम लोग 50 साल से रह रहे हैं, उस केस में क्या होगा? जमींदार के द्वारा दिया गया है, नॉर्मल पेपर, नॉर्मल सादे पेपर पे ही लिख करके साइन करके दे दिया गया, जी। यही कहना चाह रहे हैं जी, ना। जी। वैसे स्थिति में हम लोग उसको जांच करेंगे। जांच करने के उपरांत अगर सही पाया जाता है तो फिर देखेंगे, उसका भी प्रावधान है। मतलब सीतामढ़ी जिला के बोखरा ब्लॉक में पट्टा लागू नहीं है? नहीं, सीतामढ़ी पूरे जिला में पट्टा लागू नहीं, क्योंकि 46 के बाद यहाँ पे सर्वे हो चुका है, रिविजनल सर्वे फाइनल हो चुका है, डिनोटिफाई हो चुका है, उसी के अनुसार अभी सारा काम जमीन से संबंधित चलता है। तो इसलिए यहाँ पे पट्टा का कोई महत्व नहीं रहता है। जहाँ पे रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है, कैडेस्ट्रल सर्वे ही होके ख़त्म हो गया है, अभी तक दोबारा दूसरा सर्वे नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में अगर 1946 के पहले का पट्टा किसी को निर्गत किया हुआ है किसी ज़मींदार के द्वारा, तो वैसी स्थिति में उनका अभी वर्तमान में नया खतियान बनेगा। अच्छा, पुराना के वाला है, उसमें कहीं पे खाता गलत है, कहीं पे खसरा गलत है, कब्जा में है, जो बेचे हुआ वो भी बोला कि हाँ मेरे बाप दादा ने इस जमीन को बेचे हुआ है, लेकिन खाता खसरा के वाला पे गलत है, उसका क्या होगा? ये सारी चीज़ जांच की विषय है। इसको हम लोग खुद अपने स्तर से जांचेंगे। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो फिर उनके नाम से खुलेगा, नहीं तो फिर आपको उसका दूसरा रास्ता बताया जाएगा। अच्छा, और ये जो 1960 में अपने यहाँ नया, यहाँ बोखरा ब्लॉक में सीतामढ़ी जिला में 1960 में नया ये बना था नक्शा, और सर्वे कंप्लीट हुआ था कुछ दिन के बाद, शायद 465 में कंप्लीट हुआ था, 68 में। तो उस बीच का जो केवाला है उस पर पुराना नंबर भी लिखा हुआ है, CS वाला और RS वाला दोनों नंबर लिखा हुआ है। तो वो जो केवाला 1960 के बाद ही वाला वैलिड है या फिर जो कंप्लीट हुआ 68 से पहले वाला केवाला इनवैलिड? देखिए, कोई भी सर्वे जब होता है तो सर्वे जिस दिन फाइनल होता है उस दिन खतियान बनता है। अच्छा। और एक बार अगर फाइनल खतियान में किसी का नाम दर्ज हो गया तो वो उसी के अनुसार वो काम होता है। जैसे पुराना सर्वे जो हुआ है वो 60 में शुरू तो हुआ था, लेकिन सर्वे फाइनल होते होते तक जो अंतिम प्रकाशन हुआ है खतियान का वो 68 तक गया है। किसी गांव में 67 का देखेंगे, किसी गांव में 68 का देखेंगे आप, तो 68 के पूर्व का जो भी केवाला होता है वो अमान्य हो जाता है। क्योंकि इस सर्वे में भी और इससे पूर्व के सर्वे में भी आप लोग जानते होंगे कि सर्वे के बीच में, जैसे सर्वे का काम चल रहा है, इस बीच में रैयतों को 3 बार चांस दिया जाता है कि अगर कोई छूट गए हैं या कोई नया केवाला करवाए हैं या किसी का कोई गलती रह गया है, आपकी ज़मीन थी, आप दावा नहीं कर पाए और पुराने पेपर के आधार पर सामने वाला दावा कर दिया, उनके नाम पे दर्ज हो गया, खानापुरी पर्चा हो या प्रारूप प्रकाशन हो, तो आप 3 ऑप्शन में सुधार उसको करवा सकते हैं। 3 बार चांस दिया जाता है। वैसे ही पूर्व के सर्वे में भी वैसा चांस दिया गया था, लेकिन जागरूकता की कमी होने की वजह से लोग केवाला करवाकर घर में ही रख लिए, उसका सर्वे नहीं करवा पाए। तो अब हो सकता है उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। जो खतियानी रैयत हैं, जो खतियानी जिनके नाम पर ज़मीन दर्ज है, उनके वंशज के द्वारा अगर दावा किया जाता है और उनकी शांतिपूर्ण दखल नहीं पाई जाती है तो फिर वहाँ पे उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनके नाम पे खतियान नहीं दर्ज हो पाए। अगर खतियानी रैयत दावा कर देता है तो वो खतियानी रैयत के वंशज के नाम पर वो खतियान दर्ज हो सकता है। खतियानी रैयत दावा नहीं करता है, अगर नहीं दर्ज करता, नहीं दावा करता है, शांतिपूर्ण दखल उस केवालाधारी का है, तो फिर उसका भी प्रावधान है। वो लोग हम लोग अपने स्तर से उसकी जांच पड़ताल करेंगे
अगर जांच पड़ताल में सही पाया जाता है तो फिर उस पर खतियान दर्ज हो सकता है। अच्छा, दादा के नाम से ज़मीन है, पापा भी जिंदे हैं, क्या पापा चाहे तो बच्चों के नाम से खतियान बनवा सकते हैं? देखिए, रूल ये होता है, दो रूल है, एक हिंदू लॉ है और एक मुस्लिम लॉ है। मुस्लिम लॉ में ये चीज़ बताते हैं आपको कि जब तक जिनके नाम पे ज़मीन है या उनके नीचे के रैयत जो भी हैं, वंशज जो भी हैं, वो जीवित हैं, तब तक वो ज़मीन नीचे नहीं जाएगी। और हिंदू लॉ में ये है कि अगर बाबा के नाम पे ज़मीन है, दादा के नाम पे ज़मीन है, तो उसमें पोता का भी हिस्सा होता है। वो अपना पार्टीशन ये सूट दायर करेगा कोर्ट में, वहाँ से उसको इसका हिस्सा निकाल के मिला जाएगा। तो अगर कोई रैयत जीवित है, तो रैयत जीवित होने के नीचे वाले रैयत जो उनके वंशज होंगे, उनके पुत्र होंगे, संतान होंगे, उनके नाम पे खतियान अभी दर्ज नहीं होगा। उसका दर्ज होने का एक ही उपाय है कि आप उनसे केवाला करवा लीजिए, रजिस्ट्री करवा लीजिए। बिना रजिस्ट्री के उसके नीचे नहीं जाए। सहमति पेपर पापा देते हैं तो नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है। और दादा के नाम पे खतियान है, पोता अपने नाम से करा सकता है, पापा जिंदा है, ये क्वेश्चन तो हो गया। पापा भी सहमति दे रहे हैं लेकिन नहीं होगा? नहीं, अगर सहमति दे रहे हैं तो उससे नहीं होगा, रजिस्ट्री कर दें तो फिर उससे हो जाएगा। अच्छा, खतियान ऑनलाइन सिग्ने वो जो डाउनलोड जो हो रहा है, जैसे अभी डाउनलोड वाला मसला चल रहा है कि आपने सभा में बोला था कि जो भी खतियान है वो ऑनलाइन पे डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन है कि जब डाउनलोड करते हैं तो दो ऑप्शन आता है, एक आता है कि विदाउट सिग्नेचर, एक आता है विथ सिग्नेचर। विदाउट सिग्नेचर करते हैं वो तो डाउनलोड हो जाता है, विथ सिग्नेचर करते हैं अप्लाई तो हो जाता है लेकिन वो उधर से आता ही नहीं है, डाउनलोड ही नहीं होगा। नहीं, उसमें समय लगता है। जब सिग्नेचर वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे ना, तो पेमेंट के बाद कुछ समय लगता कितना है। समय? 1 से 2 दिन का समय लगेगा। एक सप्ताह हो जी गया? जी, नहीं, 1 से 2 दिन का लगता है समय, वो आ जाएगा आप लोगों को। अगर 1 सप्ताह हुआ तो कुछ टेक्निकल एरर होगा, उसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। ऐसे 1 से 2 दिन में वो चीज़ आ जाता है, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो फिर उसको हम लोग चेक करवाएंगे, क्या है नहीं देखते हैं, फिर बताएंगे। ठीक है, आप लोग को डाउनलोड करना हो तो वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और विदाउट सिग्नेचर वाला कोई वैलिड नहीं है? विदाउट सिग्नेचर वाली वेब कॉपी रहती है, वेब कॉपी की कोई मान्यता नहीं है। उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, इसलिए उसको हम लोग भी नहीं मानते हैं। जब तक आप साइन वाला नहीं लाएंगे तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं। अच्छा, लगभग सारा क्वेश्चन हो गया। तो अब आप अगर रैयत को कुछ आदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। आदेश तो नहीं, मैं रैयतों से अपील करना चाहूँगा कि जो समय सीमा आप लोगों को बताया गया है, 30 सितंबर तक का समय सीमा दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने का, आप लोग सभी लोग फॉर्म अप्लाई 30 सितंबर से पहले पहले कर दें। जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग कोशिश करें कि 30 सितंबर से पहले पहले तक वो लोग अपना पेपर उपलब्ध करवा लें अपने पास और वो सर्वे कार्यालय में जमा कर दें। इन केस फिर भी नहीं हो पाता है तो तब तक के लिए मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कम से कम फॉर्म और जो आपका ज़मीन का पेपर, जो मेन पेपर वगैरह होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का क्या है कि वंशावली नहीं बन पा रहा है, समय लग रहा है, तो आप अपना फॉर्म और जो ज़मीन का पेपर है कम से कम वो जमा कर दीजिए। वंशावली बाद में भी आप लोग जमा कर सकते हैं, ठीक है। जब खानापुरी की प्रक्रिया चलेगी उस समय भी आप लोग वंशावली प्रस्तुत कर सकते हैं, या इस बीच में भी वंशावली प्रस्तुत लाके अपना जमा कर सकते हैं। फिलहाल 30 सितंबर तक हर एक रैयत को, जिनके पास थोड़ी भी ज़मीन है, या 10 प्लॉट है, या 20 प्लॉट है, या 100 प्लॉट है, कितना भी ज़मीन हो, वो सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई करने का 2 प्रावधान है, एक है ऑफलाइन, जो फॉर्म भर के आप लोग सिविल कार्यालय में जमा कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन प्रोसेस, वो DLRS के वेबसाइट पे आप लोग जाइएगा, वहाँ पर प्रपत्र 2 का ऑप्शन है, प्रपत्र 2 और 3, एक जिसको स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित करने आप बोलते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा वंशावली और स्वघोषणा समर्पित करने हेतु आवेदन। तो वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन प्रक्रिया में भी आवेदन कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं वो सारे लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो 30 सितंबर से पहले पहले तक आप लोग ये सुनिश्चित कर लें कि हर एक रैयत का 100% लोग फॉर्म भर दें। उसके बाद फिर आप लोगों के ज़मीनी सत्यापन होगा, फिर आगे की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तृत रूप से आम सभा करके बताया जाएगा। धन्यवाद। जैसे एक और क्वेश्चन इसमें आ गया कि अभी वंशावली नहीं बन पा रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, वंशावली बनने दें, और ये जो प्रपत्र 2, 3, 3(1) है, ये सब अफिडेविट का फोटो स्टेट लगा करके जमा कर दीजिए। जी, वंशावली अगर अभी आपका नहीं बन रहा पूर्ण रूप से, जैसे उसमें समय लगाते हैं, पंचायत सचिव हो या सरपंच हो तो उनको जांच करने में समय लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना रहे हैं उसका फोटोकॉपी भी लगा के जमा कर दें। और
जब बन जाएगा तो वो ओरिजिनल जमा कर देना। जिस दिन बन जाएगा आपका उस दिन लाके ओरिजिनल समर्पित कर सकते हैं। अच्छा, ये सरकारी वाला बहुत मसला आया था, तो सरकारी वाला लास्ट में ये बता दीजिए कि जो भी सरकारी ज़मीन है आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, सर्वे में कुछ नहीं होगा, जो होगा अभी हम लोग सीओ मैम से आवेदन करके उसका बंदोबस्ती पर्चा बनवा सकते हैं। सरकारी ज़मीन जो पूर्व में सरकारी ज़मीन थी, डिविजनल सर्वे में सरकारी ज़मीन है या कैडेस्ट्रल सर्वे में सरकारी ज़मीन है, वर्तमान में वो आज भी सरकारी ज़मीन ही रहेगी। लेकिन अगर सरकारी ज़मीन के आलोक में अगर किसी सक्षम न्यायालय का कोई आदेश है या फिर किसी को बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो उन लोगों के नाम पे दर्ज हो सकती है। नहीं तो सिर्फ आप दावा और दखल के आधार पर ये कहेंगे कि मेरा नाम खतियान में दर्ज होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आपके नाम पे खतियान नहीं बनेगा। वो हर हाल में बिहार सरकार था और बिहार सरकार रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच रैयत को इतने अच्छे से हर सवाल का जवाब देने के लिए, और लगभग आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं सर, अब अगली बार भी आएंगे। बिल्कुल समय मिलेगा तो बिल्कुल आपको समय दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए अगर कोई सवाल बच गया हो, और जेन्युइन सवाल हो तो कमेंट कीजिए। बाकी ये जो इतना सवाल था, ये 500 सवाल को 30 सवाल में कन्वर्ट करके अभी बताया गया है, तो इसमें लगभग लोगों का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब दोबारा देखिए नहीं समझ में आता है तो फिर भी अगर रह जाता है फिर कमेंट कीजिए, क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन सर से पूछ पाए। और बाकी ये जो DLSR वाला जो अप्लाई वगैरह करना है, फॉर्म वगैरह कैसे डालना है, पर्पल 2 3, तो वो कैसे क्या होगा वो सब इस चैनल पे अगले वीडियो में मिल जाएगा, तो इसको फॉलो कर लीजिए। और जिनको भी सर्वे के बारे में जो भी जानना हो, सब कुछ जो है इस चैनल पे आता रहेगा। आप जो है सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए।